देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे सभी दर्शकों का। आज हमारे सामने एक बहुत चिंता का विषय आ चुका है। जो जानकारी मिल रही है उससे ऐसा लगता है कि चीन अब एक युद्ध की दहलीज पर खड़ा है, ऐसा संकेत मिल रहा है। और मैं ये जो भी कह रहा हूं ये अतिशयोक्ति कतई नहीं है। यकीन मानिए, अगले 1 घंटे आप हमारे साथ बने रहे, क्योंकि परत दर परत खुल रही है एक एक चीज की। चीन, नेपाल, पाकिस्तान, ये ट्रायंगल भारत को कितना नुकसान देगा ये समझने वाली बात है, क्योंकि इस ट्रायंगल में ऐसा लग रहा है कि तीनों जमीन कब्जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। शुरुआत कर रहे हैं आज के बड़े सवाल के साथ। यहां पर बिग स्क्रीन पर सबसे पहले आज का पहला बड़ा सवाल आपकी स्क्रीन पर। यहां पर सबसे पहला सवाल जो मैं आपके सामने ले रहा हूं वो ये है। आज का सवाल, क्या चीन ने भारत से युद्ध करने का मन बना लिया है? यकीन मानिए, इस सवाल के पीछे इतनी सी भी एग्जैजरेशन या अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उससे लग रहा है कि चीन ने भारत से युद्ध करने का मन बना लिया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और हम ये बड़ी जिम्मेदारी से सवाल पूछ रहे हैं, जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर यहां पर, और यह सवाल आप जरा ध्यान से देखें। क्या पाकिस्तान नेपाल ने के साथ मिलकर चीन भारत की जमीन पर कब्जा करना चाहता है? क्या पाकिस्तान और नेपाल के साथ मिलकर चीन भारत की जमीन पर कब्जा करना चाहता है? यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने है, क्योंकि ध्यान से देखें, हर कोई मैप में तब्दीली कर रहा है। चीन कहां से क्या कर रहा है, मैं आपको इसके ऊपर भी एक बड़ी खबर दिखाऊंगा। लेकिन यहां पर सीधे आए, एक और बड़ी खबर वो हमारे सामने यह है कि क्या भारत 3 मोर्चों पर चीन, पाकिस्तान और नेपाल से निपटने में कामयाब हो पाएगा? क्या भारत 3 मोर्चों पर, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं 3 मोर्चे की, और वो सबसे बड़ा चिंता का विषय है। मैं सीधे चलूंगा हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान हैं, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। और सबसे पहले स्क्रीन पर आपके वो व्यक्ति आ रहे हैं जिन्होंने चीन के साथ बहुत डील किया है, बातचीत की है, और बड़े अच्छे ओहदे पर वो रह चुके हैं। और इस वक्त हमारे साथ है मेजर जनरल जीजी द्विवेदी। सर वेलकम, स्वागत है आपका। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं, जो चीन के ऊपर काफी अच्छा लिख चुके हैं, लिखते हैं, चीन की काफी जानकारी है। आपका स्वागत है सर। मेरे साथ लेजेंडरी पुष्पेश पंत सर मौजूद है। सर वेलकम वंस अगेन। आपसे एकदम जैसा आप बोलते हैं, सटीक, निष्पक्ष, वही चीजें जानना चाह रहे हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं अतुल अनेजा जी, जो कि फॉर्मर एसोसिएट एडिटर हिंदू, और बीजिंग में आप रह चुके हैं और अभी वापस लौटे हैं। सर आपका भी स्वागत है। यानी एक हाई प्रोफाइल पैनल है जो कि चीन से सीधे ताल्लुक रखता है। मनीष झा मेरे सहयोगी इस वक्त आपके साथ गर्मी, बारिश, धूप, नॉन स्टॉप खबर लेकर आ रहे हैं। और एक ऐसा इंसान जो पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान की जी हुजूरी नहीं करता है, बल्कि सच बोलता है, और वो है हमारा निडर संवाददाता कसवर अब्बास। कसवर, स्वागत है आपका एक बार फिर से। अपने दर्शकों को सवाल एक बार फिर से स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा। इस शो को जरा ध्यान से देखें, क्योंकि हमारे पास संकेत अच्छे नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर से पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। भारत चीन LAC विवाद पर बड़ी खबर से पहले, क्या चीन ने भारत से युद्ध करने का मन बना लिया है? नंबर 1, बड़ी जिम्मेदारी से सवाल पूछ रहे हैं। क्या पाकिस्तान नेपाल के साथ मिलकर चीन भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा है? यह बहुत चिंता का विषय है। क्या भारत 3 मोर्चे पर चीन, नेपाल, पाकिस्तान से निपटने में कामयाब हो पाएगा? क्योंकि यह एक चुनौती है। सबसे पहली ब्रेकिंग, भारत चीन LAC विवाद पर बड़ी खबर। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। LAC पर चीन का रवैया आक्रामक। रक्षा मंत्रालय ने कहा LAC पर विवाद लंबा चलने के संकेत। जून में PLA की गतिविधियों को देखकर रिपोर्ट तैयार। एक बार फिर से खबर बताऊंगा, LAC पर विवाद लंबा चलने के संकेत। जून में PLA की गतिविधियों पर रिपोर्ट तैयार। बड़ी खबर एक बार फिर, रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। LAC पर चीन का रवैया आक्रामक है। यह देखें, LAC पर भारत चीन रक्षा मंत्रालय में यह खुलासा हुआ। LAC पर विवाद लंबा चलने के संकेत। जून में PLA की गतिविधियों को देखकर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। और अब मैं सीधे चलूंगा मनीष के पास। मनीष, लंबा चलने के संकेत, यानी चीन
अपनी आक्रामक सोच से पीछे नहीं हट रहा है। वेरी क्विकली आपका रिएक्शन इस पर बताएं, क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल निशांत, ये बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि 5वें राउंड की कमांडर लेवल की बातचीत और दो बार WMCC की बातचीत के बाद जो नतीजे आ रहे हैं वो यही हो रहा है कि समस्या कोई आसानी से सुलझती नहीं दिख रही है और अब ये लंबा चलने वाला है, यानी इसमें समय लगेगा। और इसी वजह से जो आप देखते हैं कि भारत सरकार की तरफ से लगातार सेना को ठंड में तमाम तरह की रसद आपूर्ति की जा रही है और ठंड के हिसाब से तैयारी की जा रही है। उसके पीछे का मकसद ही यही है कि भारत चीन के बीच जो भी ये तनाव है, अब ये अगले कुछ दिन में नहीं सुलझने वाला। मनीष, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं। निर्णायक हो सकता है। मनीष, मुझे एक चीज बताइए, अगर ये विवाद लंबा चल रहा है, लंबा चलने का मतलब है कि हम चीन की धोखाधड़ी में 62 की तरह नहीं आए हैं, तो क्या चीन कुछ और मिस एडवेंचर कर सकता है, ऐसा डर है? और मैं बड़ा ये सटीक सवाल पूछ रहा हूं, क्या चीन कुछ और मिस एडवेंचर कर सकता है? देखिए निशांत, चीन इसी मूड के साथ LAC पर आया है क्योंकि चीन आगे यही करना चाहता है, लेकिन चीन को पहला जवाब मिला 15 जून की रात और उसके बाद भारतीय सेना ने जो वहां तैयारी कर रखी है, इसलिए चीन भी टाइम बाय कर रहा है। लेकिन बात यह है कि चीन केवल LAC पर ही अपना स्टेक नहीं इन्वॉल्व किए हुए है, बल्कि अपने तमाम पड़ोसी मुल्कों के साथ इन्वॉल्व है। और ऐसे में एक भी स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेशन, चाहे वो LAC पर हो या साउथ चाइना सी पर हो, उसके बाद युद्ध का आगाज हो सकता है। मैं आपके पास आ रहा हूं मनीष, आप मेरे साथ बने रहिए। वेरी क्विकली जनरल गुरमीत, चीन लंबा टिकने वाला है, वो इस इश्यू को ड्रैग कर रहा है। मैं सटीक सवाल आपसे पूछता हूं, यानी कि चीन जिस जमीन पर कब्जा कर बैठा है, जिस इलाके में वो जबरदस्ती घुसकर बैठा है, वो वहां से हिलने के मूड में नहीं है। निशांत जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला है कि ये जो 5वीं मीटिंग अभी हुई है 2 अगस्त को, 10 घंटे की मीटिंग हुई है, इसके बाद में कोई भी स्टेटमेंट इशू नहीं हुआ है। लेकिन चाइना ने इसमें जो शब्द का प्रयोग किया है, म्यूचुअल और इक्वल डिसएंगेजमेंट का, अभी जो हालत है उसके बाद में, जो बिल्कुल भारत को एक्सेप्ट नहीं है और बहुत ही बेटुक और स्पष्ट तरीके से उनको बता दिया गया है कि ये जो उनकी रिक्वायरमेंट है, ये बिल्कुल हमको मंजूरी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि 15 जून को तो बिल्कुल सबक बिल्कुल क्लियर सीख किया था कि चाइना के ऊपर में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, ना ही उनके लोकल कमांडर्स के ऊपर ट्रस्ट है। और ये हमारे लिए जरूरी है कि हम किसी भी स्थिति के लिए, किसी भी चैलेंज के लिए, किसी भी चुनौती के लिए एकदम तैयार रहें। विंटर, स्नो, एल्टीट्यूड, ये तीनों ही चीजें अगर इसमें आप जोड़े कॉम्बैट एक्सपीरियंस, तो इस चीज में भारत को खास महारत प्राप्त है और ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और हम किसी भी स्थिति के लिए इस वक्त में तैयार हैं। आप बता रहे हैं हम किसी भी चीज के लिए तैयार हैं। जनरल द्विवेदी सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं और पूछते वक्त मैं कई बार सोच रहा हूं कि मैं सही तो पूछ रहा हूं कि नहीं। क्या हम चीन के साथ एक युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं अभी? हैज चाइना डिसाइडेड, क्या चीन ने सोच लिया है कि अब युद्ध हम करके रहेंगे, कैसे भी साम दाम दंड भेद? निशांत, आपने जो सवाल पूछा बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि जिस हालात में हम खड़े हैं वो एक बड़े नाजुक हालात हैं। पर मैं, जैसे आपने बताया, मेरा बहुत अनुभव है और मैं यहाँ कमांडर भी रह चुका हूँ जी। मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। ऐतिहासिक तौर पर चीन की इसमें अक्सर चीन में लद्दाख में बहुत दिलचस्पी रही है, क्योंकि ये शिनचांग और तिब्बत के साथ हमारा इसका बॉर्डर है और वहाँ से 2 बड़े इंपॉर्टेंट सड़कें हैं जो कि काशगढ़ से लासा जाती है और काशगढ़ से फिर अभी ग्वाडर जा रही है, तो इसलिए चीन की बहुत दिलचस्पी थी। अभी जब चीन आया इस बार, और मैंने इस बार 2-3 लेख भी लिखे हैं, कि उसका बहुत क्लियर एम था। एक तो भारत को चेतावनी देना कि देखो, आप अगर हमारे हित का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो हम आप पर टेंशन और आप पर हावी होंगे। और दूसरा ये जो देखो, फिंगर एरिया जहां मैं कमांडर रह चुका हूं, और ये गालवान एरिया, देपसंग एरिया, ये बहुत टैक्टिकली इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप पैगोंग से में आते हैं तो आप त्रिशूल बॉल की तरफ आपको अच्छा डोमिनेशन मिल जाता है। सर ये देखिए, ये सारे फैक्ट्स आपने मुझे बताए हैं हमारे शो में। आप उस इलाके में कमांडर रह चुके हैं, जनरल द्विवेदी उस इलाके में कमांडर रह चुके हैं, चीनियों से डायरेक्ट बातचीत आपने की है कई बार। सर मुझे एक चीज समझाइए,
ये चीन जिस चीज को लंबा एकदम चिंगम की तरह खींच रहा है, वो क्या हमारा पेशेंस ट्राई कर रहा है या फिर वो ये देखना चाहता है कि भारत किस एक्सटेंट तक जाता है? बिल्कुल ठीक है, वो दो चीजें इसका हमारा उसका जो मुद्दा है, दो मुद्दे हैं। एक तो भारत को क्यों रहा है कि कितना हम उसका बर्दाश्त करेंगे, क्या हमारी रिएक्शन होगी, और दूसरा जो उसने अभी लाभ उठाया है, जितना उसने टेरिटरी गेन की है, वो चाहता है कि उस टेरिटरी पर वो कब्जा बनाए ताकि वो टेरिटरी जो है उसके बहुत ही एक अचूक बहुत लाभदायक है। और इसके लिए अगर छोटा मोटा युद्ध हो भी जाए तो वो उसके लिए तैयार होगा, यानी कि स्मॉल स्केल स्कम्बश अगर हो जाए तो वो चीन उसके लिए तैयार है और हम भी उसके लिए तैयार हैं। पॉइंट नोटेड सर। अतुल जी बीजिंग में रह चुके हैं सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद पुष्पेश सर से इस पार्ट पर एक कमेंट लूंगा, लेकिन पहले अपने दर्शकों को बता दूं, जिन जिन दर्शकों ने अभी अभी ज्वाइन किया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर, एक बार फिर से मैं आपको ये ब्रेकिंग दिखा रहा हूं, इसको देखें समझें, क्योंकि उसके बाद मैं वॉल पर जाऊंगा। इस वक्त ये बड़ी खबर, भारत चीन एलएसी विवाद पर यह बड़ी खबर है और आपको यह समझना जरूरी है कि रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट इसके ठीक बगल में आपके आने वाली है। एलएसी पर चीन का रवैया आक्रामक है, यह रक्षा मंत्रालय ने कहा है। एलएसी पर जो विवाद है वो बहुत ज्यादा चीन लंबा खींचने के संकेत दे रहा है, यानी कि सीधे तौर पर मैं यहां पर सीधे चलूंगा आपके पास, यहां पर आपको लेकर चलूंगा बिग वॉल पर। आइए जरा बिग वॉल पर चलें और आपको वेरी क्विकली दिखाएं कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या क्या खुलासे किए गए हैं। अब इस रिपोर्ट को समझिए, ध्यान से देखें। यहां पर ये जो रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, एक रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर 4 अगस्त को अपलोड हुई ये रिपोर्ट, नंबर 1। नंबर 2, पॉइंटर नंबर 2, ये 4 अगस्त को रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट आप खुद देख सकते हैं। पूर्वी लद्दाख के आसपास चीन की गतिविधियां खतरनाक हैं। पूर्वी लद्दाख के आसपास, होल्ड करें इसको, फिंगर एरिया पर भारत चीन के बीच सबसे ज्यादा तनाव है, क्योंकि चीन ने स्ट्रैटेजिक पोजीशन पर कब्जा जमाया है, जिसको कहते हैं ना कुंडली मारकर बैठा है और हटने का नाम नहीं ले रहा है, और यहां पर सबसे ज्यादा खतरा है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। ये एलएसी पर चीन के एक तरफा अड़ियल रवैये से हल नहीं निकल रहा है, यानी चीन घंटों बातचीत करता है, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे बातचीत कर कर। भाषा की दिक्कत नहीं है, नियत की दिक्कत है। नीतियां तो बनती बिगड़ती रहती हैं, वाजपेयी जी ने कहा था, लेकिन अगर नियत खराब हो तो कुछ नहीं हो सकता। चीन की नियत खराब है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। और बातचीत की आड़ में एलएसी पर जमावड़ा बढ़ा रही है पीएलए। एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ जमावड़ा बढ़ा रहे हैं, जो कि उनकी भगवत गीता जैसे हमारे यहां है, उनकी किताब है सुन त्सू की द आर्ट ऑफ वॉर, उसमें कहा है कंफ्यूज द एनिमी, दुश्मन को कंफ्यूज करो और फिर हमला करो। ये कंफ्यूजन, बातचीत का कंफ्यूजन, क्योंकि उसी किताब में सिखाया गया है कि सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी होती है धोखा देना। चीन को सिर्फ धोखा देना आता है। यहां पर मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ अतुल जी जुड़ चुके हैं, जो कि बीजिंग में रह चुके हैं। इस ग्राफिक्स के साथ सीधे आएंगे। अतुल सर, क्या स्ट्रैटेजी है चीन की? वो क्या करना चाहते हैं? युद्ध चाहते हैं, या कुंडली मारकर बैठना चाहते हैं, या कोरोना से ध्यान भटकाना चाहते हैं? उस मुल्क की सोच क्या चल रही है अभी? वो चाहता है कि भारत का जो रिजॉल्व है, एक तरफ से एक राइजिंग इंडिया का, वो रिजॉल्व स्ट्रेटेजिकली टूटे, वो मनोबल टूटे जी, ये एक ब्रॉड स्ट्रेटजी है जी। और उसके लिए हर तरह से प्रेशर आ रहा है डिप्लोमेटिक तरीके से जी, जैसे नेपाल की आपने जिक्र किया जी, और जैसे श्रीलंका से होगा या म्यांमार से होगा, हर तरह से एक तरह से प्रेशर बिल्ड किया जाएगा कि भारत का मनोबल टूटे, जिसको कह रहे हैं वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी जी। दूसरा उसका एलिमेंट है मिलिट्री स्ट्रेटजी, जो मिलिट्री प्रेशर बनाया हुआ है लद्दाख के ऊपर। तो ये दो तरीके से इस वक्त प्रेशर बनाया हुआ है कि किसी तरह से भारत जो अपना उसका विजन है राइजिंग इंडिया, वो किसी तरह से टूटे। सर आपने दो बातें कही, मैं माफी चाह रहा हूं अतुल जी, मैं आपको रोक रहा हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन अपने दर्शकों के लिए और सरल चाहता हूं मैं इसको, इसी फ्रेम को बरकरार रखें। अतुल सर, मुझे दो चीजें समझाइए। आपने दो बातें कही। पहली बात, वो राइजिंग इंडिया को रोकना चाहता है, यानी कि जो इन्वेस्टर्स चीन से हटके भारत आ रहे हैं, उनके अंदर एक फियर साइकोसिस क्रिएट करना चाहता है, कि आप ये कह रहे हैं एक। और दूसरा जो मैं समझना चाह रहा हूं आपसे, क्या चीन युद्ध की दहलीज तक पहुंचकर हमला करने की हिमाकत कर सकता है आज के माहौल में? यह बदला भारत है। इन दोनों सवालों के जवाब सर। पहली बात,
कि क्या युद्ध की दहलीज पे है चीन, मैं कहता हूँ नहीं जी, क्योंकि ये एक टेस्टिंग टाइम है। ये अच्छा। साइकोलॉजिकल वॉर इस वक्त चल रही है, इस वक्त फिजिकल वॉर नहीं चल रही जी आप उस स्टेज पे अभी हैं। जी चीन ने लास्ट अपनी लड़ाई ली है 1979 में वियतनाम के खिलाफ, और उसमें भी उसकी हालत ठीक नहीं रही जी। एक छोटा देश है वियतनाम, हालांकि फाइटर्स उनके कितनी स्ट्रॉन्ग सही हैं। बात कही आपने। हाँ, ये आर्मी बैटल टेस्टेड नहीं है। अंडरस्टूड, ओके। और ये जो शी जिनपिंग आए थे, शी जिनपिंग जब आए थे तब उन्होंने ये कहा था कि ये दिस आर्मी इज नॉट केपेबल ऑफ फाइटिंग जी, और तभी मिलिट्री रिफॉर्म्स और थिएटर कमांड्स वगैरह बनाई गई थी। इक्विपमेंट अच्छी है लेकिन सोल्जर्स बैटल टेस्टेड नहीं है। जी तीसरा, सिंगल चाइल्ड पॉलिसी, तो मनोबल जो है फैमिली की जो सोशल एक तरह से बैकिंग होगी अगर मिलिट्री स्थिति विपरीत जाए, वो भी अनटेस्टेड है जी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि युद्ध की दहलीज पे है, लेकिन आंखें जरूर दिखा रहा है कि होप कर रहा है कि इंडिया ब्लिंक करे। अच्छा, दूसरा सवाल जो आपका था कि क्या ये इकोनॉमिक एंगल इसमें आता है जी। कि बाकी के देश जैसे निवेश करना चाहते हैं इंडिया में, तो एक तरह से वो इकोनॉमिक एंगल भी है, लेकिन जो बड़ा जो एक तरह से सोच है चीन की, वो है अपने आप को एक मिडिल किंगडम जो अपने कहते हैं कि जी। एक नंबर 1 वर्ल्ड पावर बनने की है, और उसमें 2 पॉइंट्स ऑफ रेजिस्टेंस हैं, एक तो यूनाइटेड स्टेट्स और जी। दूसरा इंडिया, कुछ हद तक रूस, लेकिन रूस के साथ अभी ताल्लुकात ठीक हैं। तो किसी तरह से, क्योंकि इंडिया इसलिए जो उसका लॉन्ग टर्म विजन है उसमें सामने आ रहा है, और इसलिए इस वक्त ये साइकोलॉजिकल बैटल चल रही गॉट है। योर पॉइंट सर, गॉट योर पॉइंट। और ये मतलब अतुल जी जो कि बीजिंग रह चुके हैं, Okay. अपने दर्शकों को वेरी क्विकली एक सार बता दूं कि चीन जो है वो चाहता है कि भारत कोई उल जलूल हरकत करे। जनरल गुरमीत ने कहा कि हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, और मेरे साथ जनरल द्विवेदी हैं, उन्होंने ये सीधे तौर पर कहा कि चीन हर प्रोसेस को लंबा खींचना चाहता है, वो आपको कंफ्यूज भी करना चाहता है, वो आपको परेशान भी करना चाहता है, और उसके लिए वो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है जिस इलाके में वो है। पुष्पेश सर के पास मैं आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर, भारत की चीन को 2 टूक 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। पैंगोंग इलाके से पहले भारतीय सेना पीछे नहीं हटेगी। एनएसए अजीत डोभाल की बैठक के बाद हुआ फैसला, पहले चीनी सेना पैंगोंग से वापस जाए। चीन ने कहा था कि पहले भारत अपनी सेना पीछे हटाए। इस वक्त ये बड़ी खबर, यानी भारत ने सीधे तौर पर आंखें में आंखें डालकर कहा है कि पहले चीन पीछे हटेगा, भारत 1 इंच भी अपनी जमीन नहीं देगा। सीधे 2 टूक चीन को कह दिया गया है, और अभी भी जहां चीन बैठा है वो ग्रे एरिया है, ये बताना बहुत जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एनएसए अजीत डोभाल की बैठक के बाद ये फैसला, वेरी क्विक रिएक्शन। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त मनीष, बहुत क्विकली इस खबर पर आपके पास जो इनपुट है तुरंत बताएं, बहुत क्विकली। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि कमांडर लेवल की बातचीत के बाद जब भारतीय पक्ष से कमांडर ने यहाँ चाइनीज स्टडी ग्रुप जिसे लीड करते हैं एनएसए अजीत डोभाल, इनको ब्रीफ किया कि क्या कुछ 11 घंटे बातचीत हुई चाइनीज कमांडर के साथ। उसके बाद चाइनीज स्टडी ग्रुप में यह फैसला लिया गया है कि हम पैंगोंग लेक पर किसी भी तरह से एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। मतलब हमने स्टैंड ले लिया मनीष, 2020 से पीछे जाना होगा, उस पोजीशन पे जाना स्टैंड ले लिया हमने, ठीक है। मैं पुष्पेश सर के पास जाऊंगा। पुष्पेश सर, आपसे मैं बर्ड्स आई व्यू की बात करता हूं हमेशा, मतलब वो एक कैमरा जो पूरी फील्ड को देखकर बताता है कि कौन सा खिलाड़ी कहां पर है। आप मेरे वो कैमरा है सर, हमारी स्ट्रैटेजी में कहां फ्लॉ है और कहां हमें ठीक करना होगा, आपका रिएक्शन सर। देखिए, मुझे लगता है कि हमारी जो समर नीति है उसमें अगर कोई कमजोर कड़ी है तो वो हमारी चीन से इतर बिल्कुल पास के पड़ोसी है, जो पाकिस्तान और नेपाल है। मैं अतुल जी से पूरी तरह सहमत हूँ कि चीन खुद कोई हमला भारत पर करने की कोशिश नहीं करेगा। उसकी भरसक उसका प्रयास यही रहेगा जो आप कहते हैं कि वो शिंजू के अनुसार भारत को असमंजस में रखे। असमंजस में इसमें रखे कि उसका अगला हमला कहाँ होगा, कितना बड़ा होगा, उसका जवाब हम कैसे देंगे। और जब तक हम इस हिमालय की सरहद में, लद्दाख में, उत्तराखंड में या पूर्वोत्तर में चीन के सामरिक जमाव की, सैनिक जमघट की मुकाबले की बात करते हैं, तो एक बोझ हमारे ऊपर अर्थव्यवस्था पर पड़ ही जाता है, जो इस समय चीन को लगता है कि यदि भारत पर वो बोझ कोरोना वायरस के दिनों में पड़ेगा तो भारत का जो विकास की दर है वो थोड़ी मंद पड़ जाएगी। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा संकट हमारे सामने है वो ये है कि पाकिस्तान निरंतर आज भी साल भर बाद जम्मू कश्मीर राज्य के प्रशासनिक परिवर्तनों के बाद भी वहाँ आतंकवाद जारी रख सका है। हमने भले बड़ी सीमा में आतंकवादी मार गिराए हों,
मगर वो हरकतें अभी भी हैं। और पाकिस्तान जब अपना मानचित्र प्रकाशित करता है तो उसमें चीन की तरफ का द्वार खुला दिखाया जाता है। तो उसकी कोशिश चीन की ये रहेगी कि वो खुद हमला न करे, मगर सीमा पर संकट, मुठभेड़ें छोटी मोटी, कभी नेपाल के साथ बिहार में, कभी कहीं और, तो कभी पाकिस्तान के साथ आतंकवाद के मुकाबले में भारत इतना उलझा रहे कि वो चीन की समस्या से थोड़ा बहुत उसका ध्यान इधर उधर चला जाए। ये मुझे लगता है। ये अगर आप देखें तो जापान ने अपनी कंपनियों को सलाह दी है कि वो चीन से हटकर या ताइवान आ जाएं या वियतनाम आ जाएं या थाईलैंड चली जाएं, मगर चीन ने एक वैक्सीन की राजनयिक समर नीति शुरू कर दी है कि $1 अरब का उसने उधार देना का करार किया है दक्षिण अमेरिका में कि वो अपनी वैक्सीन वहाँ बेच देगा। वैक्सीन में भी बनी नहीं है, मगर उसकी बिक्री के नाम पे उधार देकर उन लोगों को उपकृत कर अपने बोझ से दबाने की प्रक्रिया वहाँ शुरू हो गई है। यही भरोसा अफ्रीका में दिया गया है, यही भरोसा ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल आदि देशों को दिया गया है। सर, मैं तो मुझे लगता है आपकी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा और मेरे पास एक खबर आ रही है वो दिखाना चाहूंगा, लेकिन पुष्पेश सर ने जो कहा है इसको समझे जितने भी दर्शक हैं। हमारे लिए चीन के साथ चुनौती है हमारे और पड़ोसी भी। एक बड़ी खबर आपके सामने, एलएसी पर भारत और बढ़ाएगा अपनी निगरानी। एलएसी पर 6 एडवांस सैटेलाइट होंगे तैनात। सैटेलाइट से चीन की सेना पर रखी जाएगी नजर। एलएसी पर चीन लगातार कर रहा है घुसपैठ की कोशिश, यानी कि भारत ने अपनी तैनाती बढ़ा दी है। सैटेलाइट से चीन की सेना पर नजर रखी जाएगी, इस वक्त की बड़ी खबर। एलएसी पर भारत बढ़ाएगा अपनी निगरानी। लेकिन जो पुष्पेश सर अभी बता रहे थे उस खबर की ओर मैं आगे बढ़ रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। 370 हटाने पर चीनी विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। यथास्थिति में एक पक्षीय बदलाव अवैध और अमान्य, चीन ने कहा। भारत के 370 हटाने के फैसले को चीन ने किया स्वीकार। JNK से 370 हटाने पर चीन ने उठाए सवाल। 1 साल से पाकिस्तान भी बोल रहा है चीन की भाषा। तीन 370 पर चीनी विदेश मंत्रालय भारत के अंदरूनी मामले में दखल देने की कोशिश कर रहा है। अब इसके साथ मैं आपको एक और खबर दिखा रहा हूं और ये दोनों खबरें एक साथ मिलती हैं। चीन ने भारत के आंतरिक मसले में एक और हस्तक्षेप किया। चीन ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर पर चर्चा की कोशिश की। कश्मीर में पाकिस्तान, चीन की चाल एक बार फिर फेल। चीन की मांग पर बुलाई UN की बैठक बिना निष्कर्ष खत्म हुई। सोचे, एक तरफ ये चीनी 370 पर बोल रहे हैं, दूसरी तरफ UN सिक्योरिटी काउंसिल में बोल रहे हैं। और ये वही चीन है जिसने मसूद अजहर पर हंगामा किया। ये वही चीन है जो पाकिस्तान में आतंकवादियों को पैसा दे रहा है। कश्मीर में जो आतंकी आते हैं, पकड़े जाते हैं, उनके पास चीनी हथियार होते हैं। और ये है वो चीन। इसका चेहरा, इसका दोहरा चरित्र नहीं, सिर्फ एक ही चरित्र है और वो चरित्र है छल का, कपट का। मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, इन दोनों खबर पर वेरी क्विक अपडेट आपका, वेरी क्विकली। देखिए निशांत, पिछले 24 घंटे में चीन की तरफ से कश्मीर और धारा 370 को लेकर 2 आपत्तिजनक बयान या कदम उठाए गए, जिस पर भारत सरकार ने जवाबी देते हुए कहा है, कार्रवाई करते हुए कहा है कि चीन भारत के आंतरिक मामलों में दखल ना दे, चीन दूसरे के आंतरिक मामले में दखल ना दे। जिन मामलों से चीन का कोई लेना देना नहीं है उस पर चीन कोई बयान ना दे। अब यहाँ पर देखिए कि जो लोग चीन को परंपरागत चीन समझते हैं, उन्हें याद होगा कि चीन पहले कश्मीर के मामले में कहता था कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मसला है, लेकिन वही चीन कल 5 अगस्त के अवसर पर 370 को लेकर भारत के कदम का विरोध कर रहा है। वही चीन कल भारतीय समयानुसार रात में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाना चाहता है और 2-2 बार 24 घंटे के अंदर भारत सरकार को जवाब के तौर पर यहाँ बयान जारी करना पड़ रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम लोग चीन को, जिस चीन को जानते थे पिछले 6 महीने, आप जो बता रहे हैं, मैं वो खबर के ऊपर रिएक्शन दूंगा और सीधे यहां पर हमारे पास रिएक्शन भी आ गया है। UN में कश्मीर का मसला उठाने पर चीन को जवाब। चीनी विदेश मंत्रालय की टिप्पणी को भारत ने खारिज कर दिया है। भारत के आंतरिक मामले में दखल बंद करे चीन। MEI ने कहा है दुनिया में चीन को समर्थन नहीं मिलेगा। चीन हमारे आंतरिक मामलों में नहीं करे टिप्पणी।
यानी यूएन में कश्मीर मसले पर उठाने पर भारत ने करारा जवाब दिया है, सीधे तौर पर। और मैं बहुत छोटा एक क्विक रिएक्शन, ये दोनों खबरें देखें, यूएन में मसला उठाया, उसके बाद ये खबर हो रही है, मैं बहुत क्विक एक बहुत तेज रिएक्शन लेना चाहूंगा। अतुल जी मेरे साथ हैं जो कि बीजिंग में रह चुके हैं, अभी कुछ दिन पहले वापस लौटे हैं। अतुल सर, क्या ये चीन का डेस्परेशन नहीं है? और मेरा दूसरा सवाल, मैं थोड़ा आपसे शार्प रिएक्शन चाहूंगा, क्या चीन को अपने इस डेस्परेशन में यह लगने लग गया है कि पूरी दुनिया उसका जो गेम है वो नहीं समझ पाएगी? डेस्परेशन तो बिल्कुल साफ नज़र आ रही है, क्योंकि जो कल रिएक्शन हुआ है अगस्त 5 पे, वो उसमें सिर्फ 2 देशों ने पाकिस्तान का समर्थन किया है, एक टर्की और एक चीन। इसलिए आइसोलेशन तो साफ दिखती है और इसलिए एक कोशिश हो रही है दोबारा से और प्रेशर डालने की। लेकिन मुझे नहीं लगता कि डिप्लोमेटिकली कि सिक्योरिटी काउंसिल में 5 के 5 जो P5 कंट्रीज़ हैं वो चीन की बात मानेंगे इस विषय को शामिल करने के लिए। आप जो बता रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। मैं अपने दर्शकों को यहां पर बताना चाहूंगा ये पूरा घटनाक्रम क्या है। आइए जरा बिग वॉल पर चलें और वेरी क्विकली आपको दिखाना चाहूंगा। उसके बाद मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खतरनाक खबर है, सीधे यहां पर दिखाएं हमारे दर्शकों को। यहां पर जो बड़ा फैक्टर है वो ये है कि देखें यहां पर कश्मीर को लेकर पिछले 24 घंटे में चीन की 2 बार हिमाकत। कश्मीर को लेकर, मतलब कश्मीर को लेकर चीन की हिमाकत है। अगर हम चीन के किसी इंटरनल मैटर में खड़े हो तो गलत होगा। वैसे मुझे खड़ा यहां पर शी जिनपिंग के चेहरे पर होना चाहिए, यह आदमी का चेहरा दिखाने लायक नहीं है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें इसको। वो ये है कि चीनी विदेश मंत्रालय का बयान 370 पर भारत का कदम अवैध। यह कोई मजाक है, कोई तमाशा है? 370 पर भारत का कदम अवैध है, यह चीन बताएगा भारत को। नेक्स्ट दूसरा फैक्टर यहां पर, और वो ये है कि चीन ने कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाने की कोशिश की। लीजिए, संयुक्त राष्ट्र में उठाने की कोशिश कर रहा है चीन इस मुद्दे को। खैर, जैसे संयुक्त राष्ट्र में लोग जो हैं उनको कुछ पता ही नहीं हो, बड़े मासूम हैं। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। उनको सब समझ में आता है चीन की क्या सोच है। भारत का जवाब, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में बोले और दखल ना दे चीन, बिल्कुल भी नहीं। भारत ने सीधे शब्दों में कह दिया है कि प्लेजेंट्रीज गई बाढ़ में, आप समझेंगे हमारा इंटरनल मैटर है। नेक्स्ट दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, कश्मीर से चीन का लेना देना नहीं है, दुनिया में कहीं से नहीं मिलने वाला साथ, यह भारत ने क्लियर कर दिया है चीन को। लेकिन आप जितने भी दर्शक हमारे साथ हैं, क्या आप जानते हैं कि चीन यहीं पर नहीं रुक रहा है, अपने पिट्ठुओं से भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा है। बड़ी खबर, और इसके लिए जनरल द्विवेदी और जनरल गुरमीत मेरे साथ स्टैंड बाय में रहे। सर मैं आपके पास आ रहा हूं तुरंत। 3 देशों की भारत की जमीन पर कब्जे की साजिश, बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। चीन, पाकिस्तान, नेपाल कर रहे हैं कब्जे की साजिश। चीन कर रहा है LAC को बदलने की कोशिश। नेपाल ने अपने नक्शे में भारत के हिस्से को दिखाया। इमरान ने 1947 जैसा नक्शा दिखाने की कोशिश की, यानी सीधे तौर पर हमारे हिस्से को कब्जाने की यह कोशिश है, भारत के हिस्से को। अब आप इससे ज्यादा क्या चाहिए, क्या समझने वाला है? ये देखिए आप, इतनी बड़ी खबर। सीधे तौर पर अगर बात करें तो यह चीन की साजिश का सबसे बड़ा पुलिंदा जो हमारे सामने है वो ये है कि चीन भारत के हिस्से को भारत के पड़ोसियों के थ्रू कब्जाने की कोशिश कर रहा है। जनरल गुरमीत हमारे साथ है। जनरल गुरमीत, एक बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी, नेपाल ने हमारे इलाके को अपने नक्शे में डाला, पाकिस्तान ने तो हद ही कर दी, 1947 का नक्शा प्रेजेंट कर दिया। चीन LAC पर कुंडली मारकर बैठा है उस इलाके में जो कि ग्रे जोन है, सीधे तौर पर भारत की हर एरिया को कब्जाने की कोशिश। निशांत जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जो पाकिस्तान ने कल हिमाकत की है, ये तो पूर्ण रूप से बौखला गया है और अपना बैलेंस खो गया और इतनी पॉलिटिकल एब्सर्डिटी। और देखिए, जो इससे पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी को चोट पहुंचेगी उसको मालूम भी नहीं है। वो इतना डूब गया है। नहीं सर, मुझे एक बात बताइए, क्या एक बहुत शॉर्ट आफ्टर स्ट्रैटेजी नहीं है कि नेपाल से भारत की जमीन पे कब्जा करवाया, पाकिस्तान से नक्शे पर कब्जा करवाया और खुद कब्जा करने के लिए एग्रेशन दिखाया? ये एक पूरी स्ट्रैटेजी नहीं है? क्या भारत के लिए तीनों तरफ से घेरा नहीं बन रहा है जमीन कब्जाने को लेकर?
आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये जो चाइना की प्रॉक्सी के थ्रू में जो कार्रवाई है, जो चाइना ने अपने पाकिस्तान को बोला है ये मैप इशू करो, उसी प्रकार बोला है कि नेपाल को मैप इशू करो। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि चाइना भारत की सेंसिटिविटीज को, भारत के इंटरनल मैटर्स को, भारत के इंटरनल अफेयर्स को नहीं समझ रहा है और गलतियों पे गलती करता जा रहा है। जब इनकी खुद की नेशनल पीपल कांग्रेस की मीटिंग हुई थी तो उसके पश्चात में इनके प्राइम मिनिस्टर ने 28 मई को कहा था कि हांगकांग इनका इंटरनल मैटर है। इन्होंने ताइवान के मामले में कहा था कि वन चाइना पॉलिसी के अंदर तहत ताइवान आता है। और ये जब भारत की बात आती है, वन भारत, वन इंडिया और कश्मीर और इन सब जो इंटरनल मैटर, इंटरनल अफेयर हैं, ये भूल जाता है भारत की। एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री विद यू सर। मैं आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं और पुष्पेश सर जब इस बात का इंडिकेशन दे रहे थे तब मैं यही खबर के बारे में सोच रहा था। ही वाज सो राइट। मैं पुष्पेश सर के पास भी आऊंगा, लेकिन जनरल द्विवेदी, मैं आपके पास आने से पहले एक बार यहां पर अपने दर्शकों को ये पूरा घटनाक्रम अभी बता दूं। 4:30 बजने वाले हैं और हमारे जितने भी दर्शक हैं जरा ध्यान से इस खबर को देखें, समझे। भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश, सीधे यहां पर प्ले करें। यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, चीन लगातार एलओसी को बदलने की कोशिश कर रहा है। ध्यान से देखें, एलओसी और एलएसी दोनों पर नेक्स्ट चेंज ओवर करें। पैंगोंग झील में घुसपैठ करने वाला चीन लगातार टेढ़ी चाल चल रहा है। ये एलओसी से बात हम कर रहे हैं एलएसी की भी। यहां पर नेक्स्ट चेंज ओवर करें, किस तरीके से हरकतें हैं। नेपाल ने अपने नक्शे में भारत के हिस्से को दिखाया और नेपाल आजकल किसकी गोदी में खेल रहा है, बड़ा फोटो भी सही लगा है वैसे। ये देखें ओली साहब आजकल क्या कर रहे हैं, वहां पर चीन की जो डिप्लोमेट है किस तरीके से हर एक को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। इमरान खान तो उधार लेकर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, सबको पता है। मैं चाहूंगा इस तस्वीर को जरा प्लीज क्लोज इन फ्रेम में दिखाएं। ये तस्वीर अपने आप में मेरे दो अनमोल रतन, देखें जरा इस तस्वीर को, जरा हो पाए तो जरा ध्यान से दिखाएं। यह तस्वीर अपने आप में बताती है, वो फिल्म का गाना मुझे याद आ रहा है, मेरे दो अनमोल रतन। ये देखें आप, ये चीन के दो अनमोल रतन जो कि न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। वापस आएंगे यहां पर सीधे। अब यहां पर देखें, नेपाल ने अपने नक्शे में भारत के हिस्से को दिखाया। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। इमरान ने भी पाकिस्तान के नक्शे में 1947 के नक्शे को दिखाने की कोशिश की। इमरान खान वो भी यह हरकत कर रहे हैं। चेंज ओवर करें। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत को चीन, नेपाल, पाक द्वारा 3 सीमाओं पर एक साथ घेरने की कोशिश सीधे तौर पर। और यही मेरा सवाल है। इसी ग्राफिक्स के साथ मैं सीधे जनरल द्विवेदी के पास आऊंगा। सर, क्या भारत इन तीनों से निपटने के लिए अभी तैयार है? आपका असेसमेंट क्या कहता है? नेपाल हमारी जमीन कब्जा कर रहा है और उसको दिखा रहा है, यूएन में मैप भी भेज दिया। पाकिस्तान ने तो कल हद ही कर दी और चीन तो ऑलरेडी कुंडली मार के बैठा है। क्या हम तीनों से इस टाइम पर भिड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं, निपट सकते हैं? देखो निशांत, ये चीन की एक बहुत गहरी चाल है और इस चाल को सालों से इस पर काम कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान 30 साल से हमारे विरुद्ध प्रॉक्सी युद्ध लड़ रहा है, अभी नेपाल को तैयार किया है। पर देखो, ये जो हरकतें हो रही हैं, ये डिप्लोमेटिक लेवल और मिलिट्री लेवल दोनों पर हम इस पर जवाब दे सकते हैं, क्योंकि नेपाल से ये एक दबाव बना है। क्योंकि चीन को बर्दाश्त नहीं है कि नेपाल और हमारे जो रिश्ते इतने गहरे रिश्ते हैं, इतने कल्चरल बॉन्डिंग है हमारी, उनकी आर्मी, हमारे जो उनके गोरखा सोल्जर हैं हमारी आर्मी में वो सर्विस कर रहे हैं, तो ये चीन को बर्दाश्त नहीं है। चीन नेपाल को हमसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है और ये एक दबाव बना है। एक चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पिछला भी हमारा डिस्कशन हुआ था कि किस तरह मुठभेड़ हो सकता है। देखिए, चीन अंदर आया है, वो फिंगर फोर पर है, घुसपैठ उसने किया है। अभी हमारे पास दो विकल्प है, यहाँ तो चीन वापस जाए, यहाँ चीन को हम भेजे, वापस भेजे। मेरे लिए भी सबसे बड़ा सवाल, मैं चाहूंगा यहाँ बीच में ग्राफिक्स दिखाएं इसको सर। मेरे सबसे बड़ा सवाल यह है सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या भारत इन तीनों से निपटने में अभी तैयार है और क्या वो प्रैक्टिकल है? क्योंकि मैं आपके सामने, अपने दर्शकों के सामने उदाहरण दे रहा हूं। 1962 में बिल्कुल चीन ने पाकिस्तान में चाबी भरी थी और जो हमने पढ़ा है इतिहास में वो ये है कि अमेरिका के कहने के बाद पाकिस्तान रुक गया था, वरना पाकिस्तान अपना फ्रंट खोलने वाला था। लेकिन अभी पाकिस्तान और नेपाल चीन की गोद में खेल रहे हैं। तो अभी हम इन तीनों से निपटने में सक्षम हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल निशांत, बिल्कुल सक्षम है, क्योंकि हमें ये जो रिस्पांस देना है वो डिप्लोमेटिक और मिलिट्री रिस्पांस है। नेपाल के साथ हमें डिप्लोमेटिकली डील करना है, पाकिस्तान और चाइना के साथ पॉलिटिको मिलिट्री रिस्पांस होगा, क्योंकि इसमें ये एक तरफ प्रॉक्सी वॉर चल रही है,
और दूसरी जो है ये स्मॉल स्केल जो लिमिटेड जो इंकर्शन हुई है, इसके लिए पॉलिटिको मिलिट्री रिस्पांस होगा, जो कि हमारा अपना रिस्पांस होगा, और कुछ जो देश हमारे मित्र देश हैं उनके साथ चीन पर दबाव बनाया जाएगा। पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें इस पर काउंटर एक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि जो LAC पर दबाव बनना चाहिए चीन पर, वो अभी तक नहीं बना है, वो बनाना पड़ेगा। और जो शिनचांग जैसे मुद्दे हैं, तिब्बत जैसे मुद्दे हैं, ये हमें दुनिया के मंच पर उठाने पड़ेंगे, कसवर जुड़े हुए हैं, चीन एक्सपोज हो जाए। सर मैं आपको रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं, लेकिन कसवर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कसवर, कमिंग टू यू नाउ। अभी तक हमने बताया कि क्या क्या रूपरेखा रही, और उसके बाद मैं पुष्पेश सर के पास आऊंगा। कसवर, अभी के हालात में पाकिस्तान की जो डिपेंडेंसी है चीन के ऊपर, क्या उसमें यह लगता है कि पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है भारत के खिलाफ, बगैर इवैल्यूएट किए कि उसका काउंटर रिएक्शन क्या हो सकता है? निशांत, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। इसका दो टोक जवाब ये है कि बिल्कुल किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन मैं अक्सर आपके साथ प्रोग्राम में इंडियन डिप्लोमेसी की बड़ी तारीफ करता हूं, और वो मेरिट पे करता हूं। आप ये देखें कि जब ये यूनाइटेड नेशन में मुद्दा उठा है तो उसके ऊपर पाकिस्तान और चाइना के साथ क्या हुआ है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो एक अहम पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको जवाब देने के बाद कि पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है। कल जो शाह महमूद कुरैशी साहब की एक एम्ब्रेसमेंट उनकी एक बड़ी खुल के वाजे हुई है। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान एक साल से OIC के जो एक इजलास बुलाने की कोशिश कर रहा है, काउंसिल फॉर फॉरेन मिनिस्टर CFM, वो अभी तक वो जो पाकिस्तान क्लेम करता है कि उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया के साथ, जब तक सऊदी अरेबिया ना चाहे कश्मीर के ऊपर वो OIC अपना इजलास नहीं बुला सकती। कल ये चीज बड़ी वाज़ेह तौर पे एक सामने आई है जब पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एक्चुअली उन्होंने अपनी उसका इजहार किया एम्ब्रेसमेंट का कि हम एक साल से कह रहे हैं कश्मीर पे आप OIC इजलास बुलाए फॉरेन मिनिस्टर्स का, वो नहीं कह रही, तो वो कल उन्होंने धमकी दी है। मैं ये खबर दिखा देता हूं, आप जो खबर बता रहे हैं, आप जो खबर बता रहे हैं, मैं ये खबर दिखा देता हूं और फिर मैं आप पे इस पे रिएक्शन ले रहा हूं। मेरे पास ये खबर है, कश्मीर पर अकेला पड़ने से बौखलाया पाकिस्तान, ये हमारे पास खबर है, मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबर। और सऊदी अरब और मुस्लिम देशों को दी खुलेआम धमकी, कश्मीर पर हमारा साथ दे मुस्लिम देश। शाह महमूद कुरैशी जो कि मोटर माउथ हैं, मतलब इनको बोलने का ज्यादा शौक है, बोलने के बाद और बोलने के पहले दोनों वक्त नहीं सोचते हैं। साथ दो नहीं तो सबसे अलग हो जाएंगे शाह महमूद कुरैशी। देख रहा हूं यहां पर खुलकर अब वो मुस्लिम मुल्कों की दुहाई दे रहे हैं, मतलब ये एक्ट ऑफ डेस्परेशन तो इंतहा है। कसवर, क्या कहेंगे आप इस पर? निशांत, ये एक्ट ऑफ डिस्प्रेशन नहीं है, ये एक्चुअली रियलिटी है। आप ये देखें कि इस नौजवान को जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर है उसकी लैंग्वेज देखें। आप जरा एक्सेस करें कि अगर इस किस्म का फॉरेन मिनिस्टर खुदा ना खासा अमेरिकन को या इंडिया को मिल गया तो तबाही और बर्बादी तो मुकद्दर है किसी भी स्टेट का। आप मुझे बताएं कि इसकी लैंग्वेज में जो एक नेशनल टेलीविजन पे बैठ के कर रहे हैं, क्या ये डिप्लोमेटिकली आप इसको जरा इसको स्कैनिंग कीजिए। यही वजह है कि पाकिस्तान नाकाम है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने भी पाकिस्तान को अबैंडन किया है। और हम सबसे बड़ा क्लेम करते हैं मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी कि हमारा सबसे बड़ा जो दोस्त है वो सऊदी अरेबिया है। अब सऊदी अरेबिया, समझे इस बात को कि सऊदी अरेबिया अगर चाहे तो कल बुला ले, अगर चाहे तो आज कश्मीर के ऊपर इजलास बुला ले, और वो किसकी बात नहीं मान रहे? पाकिस्तान की। और वो दुहाई दे रहे हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर कि हमने सऊदी अरेबिया के लिए क्या क्या नहीं किया। पुष्पेश सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा सर, अभी हमारे लिए, मैं वापस उस सवाल पर आ रहा हूं, अभी हम इन तीन मुल्कों से कैसे डील करेंगे? पाकिस्तान का डेस्परेशन दिख रहा है, लेकिन उनका अटैचमेंट भी दिख रहा है। नेपाल का डेस्परेशन से ज्यादा अटैचमेंट दिख रहा है चाइना से, कैसे हैंडल करेंगे सर? देखिए, मुझे लगता है जनरल त्रिवेदी जो बात कह रहे थे वो बहुत सार्थक है। हमें दो मोर्चों पर, चीन की बात अभी कुछ देर के लिए आप स्थगित करें, वो लंबी लड़ाई चलेगी, वो लंबे दौर तक संवादहीनता और ये मुठभेड़ का तेवर बरकरार रहेंगे लद्दाख में जाड़े के बाद तक। हमें बात करनी चाहिए पाकिस्तान और नेपाल की। नेपाल के साथ सैनिक मुठभेड़ की बात करना बहुत ही नादानी है, अदूरदर्शिता है। उसके साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो राजनयिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर तय होने चाहिए, काफ़ी उदारता से तय होने चाहिए, मैत्रीपूर्ण तरीके से तय होने चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि नेपाल चीन की शह पर कुछ ऐसी हरकत करे कि हम तुष्टीकरण करते नजर आए, अपनी भूमि को गंवाते हुए, वो बिहार में हो, उत्तराखंड में हो या कहीं और हो।
मगर बेमतलब बहसों में नेपाल के साथ उलझने की जरूरत इस समय कम से कम भारत को नहीं है। उनकी एक मजबूरी अपनी आंतरिक राजनीति जी। जहां तक पाकिस्तान का प्रश्न है, मुझे लगता है कि हमको पाकिस्तान और मुसलमान देशों की राजनीति में भी नहीं पड़ना चाहिए। हमको फिर अपने आर्थिक वजन को देखते हुए, अपनी राजनीतिक हस्ती को देखते हुए, सऊदी अरब के लिए भारत अधिक महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान अधिक महत्वपूर्ण है। जाहिर है कि वहाँ के जो युवराज हैं वो काफी प्रगतिशील तेवरों वाले अपने को कहते हैं, और वो क्रमशः कोशिश ये कर रहे हैं कि सऊदी अरब की राजनीतिक सक्रियता बाहर की दुनिया में ज्यादा बढ़े। तो मुझे लगता है जिस तरह के रिश्ते अंबानी परिवार के वहाँ के अरब को कंपनी बने हुए हैं, उसको देखते हुए पाकिस्तान की औकात वहाँ ज्यादा है, तो हम क्यों इस झगड़े में पड़े? पॉइंट नोटेड सर, पॉइंट नोटेड। यानी कि सीधे तौर पर भारत को अपने वो हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली स्ट्रैटेजी, जो जैसा है उसके साथ वैसे डील करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से, जो पुष्पेश सर बता रहे हैं। इस शो को मैं वाइंड अप कर रहा हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, आपने समय निकाला। लेकिन बड़ी खबर, चीन ने मिसाइल टेस्ट कर समंदर में तनाव बढ़ाया। चीन ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल का किया टेस्ट, डोंगफेंग 16 और डोंगफेंग 26 मिसाइल का परीक्षण किया चीन ने। 2500 मील तक डोंगफेंग 26 की टारगेट रेंज। यह इस वक्त की बड़ी खबर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।